नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था अबाउट नेफ्रॉन का इंट्रोडक्शन, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि एक्चुअल में किडनी में नेफ्रॉन कितने टाइप्स के होते हैं। टॉपिक है अपना टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। और अगर हम बात करें ह्यूमन किडनी के अंदर जितने भी नेफ्रॉन्स होते हैं वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। तो पहला पॉइंट याद रखना है, नेफ्रॉन्स कितने टाइप के होते हैं। आंसर जाएगा दो टाइप्स के नेफ्रॉन होते हैं। अब बात आती है कि दो टाइप्स के कौन कौन से टाइप के नेफ्रॉन होते हैं या कौन कौन से नेफ्रॉन होते हैं। तो एक नेफ्रॉन होता है जिसको हम कहते हैं कोर्टिकल नेफ्रॉन, नंबर फर्स्ट। एक होते हैं कोर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरे जो नेफ्रॉन होते हैं उनको हम कहते हैं जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। थोड़ा सा इधर यहां पे याद रखना है कि एक तरफ वर्ड आ रहा है मेड्यूला और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं वर्ड आ रहा है कोर्टेक्स। तो पहला है कोर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरे टाइप के नेफ्रॉन होते हैं जिनको कहा जाता है जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। अगर हम बात करें इस कोर्टिकल नेफ्रॉन की तो इन्हीं का दूसरा नाम है, इन्हीं को कहा जाता है सुपरफिशियल नेफ्रॉन। सुपरफिशियल नेफ्रॉन, यानी कि दो टाइप के नेफ्रॉन है। एक नेफ्रॉन है जिनको हमने नाम दिया है कोर्टिकल या सुपरफिशियल नेफ्रॉन और दूसरे टाइप के नेफ्रॉन है जिनको हमने नाम दिया है जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में ये सुपरफिशियल और कोर्टिकल नेफ्रॉन या जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन होते क्या है। देखिएगा, ये बेसिकली किडनी की स्ट्रक्चर है। क्लियर। अगर हम बात करें किडनी के अंदर तो अपन ने डिस्कस किया था कोर्टेक्स और मेडुला। अगर हम बात करें तो अपन ने बात की कि किडनी का जो ये आउटर रीजन होता है इस रीजन को नाम दिया जाता है कोर्टेक्स। इस रीजन को नाम दिया जाता है कोर्टेक्स। दूसरा ये जो रीजन है इस रीजन को अपने नाम दिया था मेड्यूला। मेड्यूला, इस रीजन को अपन ने नाम दिया था मेड्यूला। अब इसको अगर अपन और डिवाइड करना चाहें तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये जो कोर्टेक्स है इस कोर्टेक्स में जो बाहरी भाग है, बाहरी बाहर का कोर्टेक्स है उसको तो हम कह सकते हैं आउटर कोर्टेक्स। और जो ये अंदरूनी भाग है मेड्यूला के जस्ट पास वाला, क्या हम इसको कह सकते हैं ये इनर कोर्टेक्स है। इसी प्रकार से इस तरफ देखिएगा, ये जो बाहरी पार्ट है क्या हम इसको कह सकते हैं ये है आउटर कोर्टेक्स। और जो ये अंदरूनी भाग है इस अंदरूनी भाग को हम कह सकते हैं इनर कोर्टेक्स। यानी कि किडनी का बाहरी भाग वैसे तो कोर्टेक्स है लेकिन कोर्टेक्स को भी दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक बाहरी या आउटर कोर्टेक्स और एक ये अंदरूनी कोर्टेक्स या इनर कोर्टेक्स। उसी प्रकार से अगर हम चाहें तो मेड्यूला को भी हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक बाहर का मेड्यूला इसको हम कह सकते हैं आउटर मेड्यूला और एक ये अंदरूनी भाग इसको हम कह सकते हैं इनर मेड्यूला। उसी प्रकार से इधर भी हम कह सकते हैं ये आउटर मेड्यूला और ये अंदरूनी भाग जो है इसको हम कह सकते हैं इनर मेड्यूला। यानी किडनी को अपन ने सबसे पहले दो रीजन में बांटा है, कोर्टेक्स और मेड्यूला में। कोर्टेक्स को फिर दो भागों में बांटा है, आउटर कोर्टेक्स इनर कोर्टेक्स, आउटर मेड्यूला इनर मेड्यूला, आउटर कोर्टेक्स इनर कोर्टेक्स, आउटर मेड्यूला इनर मेड्यूला। अब इसमें हम नेफ्रॉन की कुछ अरेंजमेंट देख रहे हैं। ये नेफ्रॉन का बोमन कैप्सूल है
और उसके बाद में ये पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी। एक नेफ्रॉन तो ऐसे होते हैं इस प्रकार से अरेंज्ड रहते हैं। कुछ नेफ्रॉन होते हैं जिनका ये बोमन कैप्सूल, उसके बाद में ये पीसीटी, ये लूप ऑफ हेनले और देन ये डीसीटी। ये इस प्रकार के नेफ्रॉन है। अभी आपको ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो यहां पर अपन ने बात की कि नेफ्रॉन को दो भागों में डिवाइड किया होता है, एक बोमन कैप्सूल और उसके आगे कैपिलरीज का नेटवर्क होता है जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। और नेफ्रॉन का वह भाग जो कि इस ग्लोमेरुलस के और बोमन कैप्सूल के आपस में मिलने से बनता है उसको अपन ने नाम दिया था रीनल कॉर्पस्कल। याद आ रहा है, रीनल कॉर्पस्कल। और रीनल कॉर्पस्कल को ही अपन ने बात की थी कि वो है नेफ्रॉन की बॉडी। और नेफ्रॉन की बॉडी दो भागों से मिलकर के बनती है, एक तो इस ग्लोमेरुलस वाली कैपिलरी से, एक इस बोमन कैप्सूल से। तो अब अगर अपन इसको बात करें यहां पर, तो इस नेफ्रॉन में हम देख रहे हैं कि जो नेफ्रॉन का कॉर्पस्कल या बॉडी है वो है आउटर कोर्टेक्स में सिचुएटेड, बाहरी बार सिचुएटेड है। जबकि यहां पर आप देख रहे हैं कि जो नेफ्रॉन की बॉडी है वो आउटर कोर्टेक्स में नहीं होकर के इनर कोर्टेक्स में या मेड्यूला के जस्ट पास में है। जक्स्टा वर्ड जो है, इस जक्स्टा वर्ड का मीनिंग होता है जस्ट इन फ्रंट, सामने की ओर। और किसके सामने? मेड्यूला के सामने। यहां पर आप देख रहे हैं रीनल कॉर्पस्कल मेड्यूला के जस्ट फ्रंट में है, इसलिए इसके लिए वर्ड काम में लेते हैं जक्स्टा मेड्यूलरी, मेड्यूला के जस्ट इन फ्रंट में। तो पहला डिफरेंस तो ये है। तो हम कह सकते हैं ऐसे नेफ्रॉन जिनका रीनल कॉर्पस्कल आउटर कॉर्टेक्स में हो वो कोर्टिकल या सुपरफिशियल नेफ्रॉन कहते हैं, जिनके रीनल कॉर्पस्कल पेरीफ्री में है। और ऐसे नेफ्रॉन जिनका रीनल कॉर्पस्कल इनर कॉर्टेक्स में या जस्ट मेड्यूला के फ्रंट में है, ऐसे नेफ्रॉन कहलाते हैं जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। पहला डिफरेंस तो इनमें यह है। अगर हम बात करें कि इनमें दूसरा डिफरेंस क्या है, तो देखिएगा यहां पर यह जो पार्ट है इसको अपन ने नाम दिया है कि ये लूप ऑफ हेनले है। ये वाला पोर्शन क्या है? लूप ऑफ हेनले। उस लूप ऑफ हेनले को अगर आप ढंग से देखें तो इधर ये जो लूप ऑफ हेनले है, एक तो इसकी जो लेंथ है वो लेंथ क्या है? शॉर्ट है। लेंथ भी इसकी कम है, और लेंथ कम होने के साथ ही साथ इसका लूप ऑफ हेनले जो है वो सिर्फ आउटर मेड्यूला में ही है। यहां पर आप देखेंगे तो इसके अंदर लूप ऑफ हेनले की एक तो लेंथ ज्यादा है, लूप ऑफ हेनले की लेंथ ज्यादा है। और लेंथ के ज्यादा होने के साथ ही साथ अगर आप दूसरा डिफरेंस देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसके अंदर जो लूप ऑफ हेनले हैं वो आउटर मेड्यूला को पेनिट्रेट ना करके ये डीप पेनिट्रेट करता है इनर मेड्यूला को, या हम कह सकते हैं कि ये ठेठ कहां पर पेनिट्रेट कर रहा है? ये कर रहा है पेपिला तक। ये वाला पोर्शन था जिसको अपन ने नाम दिया था रीनल पेपिला, यानी कि ये लगभग पेपिला के आसपास जाके पेनिट्रेट कर रहा है। अगर हम बात करें दूसरा डिफरेंस इसमें यह है कि इसका तो लूप ऑफ हेनले शॉर्ट है, जबकि इसका लूप ऑफ हेनले लॉन्ग है। इसका लूप ऑफ हेनले ओनली आउटर मेड्यूला को पेनिट्रेट कर रहा है, और इसका लूप ऑफ हेनले इनर मेड्यूला को ठेठ कहां तक? पेपिला तक क्या कर रहा है? पेनिट्रेशन कर रहा है। इस प्रकार के नेफ्रॉन को हम देखें, कोर्टिकल या सुपरफिशियल नेफ्रॉन की विशेषता में हम कहेंगे ये ऐसे नेफ्रॉन होते हैं जिनका रीनल कॉर्पस्कल आउटर कॉर्टेक्स में होता है, और इनका लूप ऑफ हेनले शॉर्ट होने के साथ ही साथ सिर्फ आउटर मेड्यूला को ही पेनिट्रेट करता है। जबकि जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन ऐसे नेफ्रॉन होते हैं जिनका रीनल कॉर्पस्कल इनर कॉर्टेक्स में या मेड्यूला के जस्ट फ्रंट में होता है। इनका लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होता है, और इसका पेनिट्रेशन इनर मेड्यूला के अंदर या हम कह सकते हैं पेपिला तक इनका पेनिट्रेशन होता है। इस प्रकार के दो टाइप के किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स का अरेंजमेंट पाया जाता है। अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो टोटल नेफ्रॉन होते हैं, उन टोटल नेफ्रॉन के 80% नेफ्रॉन जो होते हैं वो होते हैं कोर्टिकल या सुपरफिशियल नेफ्रॉन, और टोटल नेफ्रॉन के 20% नेफ्रॉन जो होते हैं वो होते हैं जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। पहला डिफरेंस।
टोटल नेफ्रॉन का 80% होते हैं वो कोर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं या सुपरफिशियल नेफ्रॉन होते हैं, और 20% नेफ्रॉन जो होते हैं वो होते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी टाइप के। दूसरा डिफरेंस, इसके अंदर रीनल कॉर्पस्कल जो होता है वो आउटर कॉर्टेक्स में होता है, पेरिफ्री के पास में होता है, जबकि इस टाइप के नेफ्रॉन में रीनल कॉर्पस्कल इनर कॉर्टेक्स में या मेड्यूला के जस्ट इन फ्रंट में होता है। तीसरा डिफरेंस, इस टाइप के नेफ्रॉन्स का लूप ऑफ हेनले शॉर्ट होता है, जबकि जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होता है। चौथा डिफरेंस, इसमें लूप ऑफ हेनले सिर्फ आउटर मेडुला को ही पेनिट्रेट करता है, जबकि जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन का जो लूप ऑफ हेनले है वो इनर मेडुला को, या हम कह सकते हैं अप टू द टिप ऑफ पेपिला तक पेनिट्रेट करता है। पांचवा डिफरेंस, अगर हम बात करें इसका नेक्स्ट डिफरेंस क्या होगा, तो देखिएगा, ये मान लीजिए एक नेफ्रॉन है जिसको हमने नाम दिया है कोर्टिकल या सुपरफिशियल नेफ्रॉन, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि इसकी जो लूप ऑफ हेनले की लेंथ होती है वो क्या होती है, शॉर्ट होती है। और एक ऐसे नेफ्रॉन है जिसके अंदर अपन ने बात की है कि ये जो नेफ्रॉन है इनके अंदर इसका लूप ऑफ हेनले क्या होता है, लॉन्ग होता है। ये मान लीजिए लूप ऑफ हेनले लॉन्ग है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जब अपन ने इसकी ब्लड सप्लाई की बात की थी तो हमने कहा था कि एफरेंट आर्टीरियल ब्लड लेके आता है, फिर ग्लोमेरुलस बनता है, देन इफरेंट बनता है। फिर हमने पढ़ा था यहां पे कि एफरेंट का डायमीटर ज्यादा होता है, इफरेंट का डायमीटर कम होता है। इधर भी एफरेंट ब्लड लेके आएगा, ग्लोमेरुलस बनेगा, देन इफरेंट बनेगा। एफरेंट का डायमीटर ज्यादा और इफरेंट का डायमीटर कम। अब इसमें अपन ने बात की कि यहाँ पे ज्यादा ब्लड आता है लेकिन आगे कम जाता है तो प्रेशर बनता है, यहाँ पर फ्लूइड लीकेज होता है, फिल्ट्रेट बनता है। और ये फिल्ट्रेट अपन ने बात की थी कि सारे नेफ्रॉन 1 मिनट के अंदर कितना बनाते हैं, 125 ml। 125 ml अपनी बॉडी से पर मिनट बाहर यूरिन के रूप में निकल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इनमें कुछ ऐसी चीजें होती है जो वापस रीएब्जॉर्ब करके हमें ब्लड में डालनी है। तो यहां से रीएब्जॉर्ब होकर के ब्लड में कब जाएगी, जब इस नेफ्रॉन के आसपास में कोई ट्यूब्यूल्स या ब्लड वेसल्स या कैपिलरीज होगी। तो ऐसे नेफ्रॉन जिनका लूप ऑफ हेनले छोटा होता है, ट्यूब्यूल्स छोटी होती है, उन ट्यूब्यूल्स के पेरिफ्री के अंदर कैपिलरीज का नेटवर्क बनता है जो कि रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। और ये जो कैपिलरीज का नेटवर्क बनेगा तो वो क्या होगा कि नेफ्रॉन के अंदर से जो काम की चीजें हैं वो यूजफुल चीजें यहां से निकल करके वापस किस में आ जाएगी, ब्लड वेसल्स में आ जाएगी। तो ये जो रीएब्जॉर्प्शन करने के लिए इस टाइप के नेफ्रॉन के अंदर जो ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क या जो कैपिलरीज का नेटवर्क बनता है, इन कैपिलरीज को हम नाम देते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। क्या नाम देते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। ऐसे नेफ्रॉन जिनका लूप ऑफ हेनले छोटा होता है, उनमें से वापस रीएब्जॉर्ब करने के लिए जो ब्लड वेसल्स का नेटवर्क बनता है क्या कहलाता है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। और ऐसे नेफ्रॉन जिनका लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होता है, उनमें से रीएब्जॉर्ब करने के लिए छोटी छोटी वेसल्स के अंदर स्ट्रेट वेसल्स बनती है। किस प्रकार की, स्ट्रेट वेसल्स बनती है, क्योंकि यहां पर लूप ऑफ हेनले ज्यादा लंबा है तो इसके पास में नेटवर्क भी ज्यादा लंबी वेसल्स का बनाना पड़ेगा। और ये इस प्रकार की जो स्ट्रेट वेसल्स बनती है जो कि रीएब्जॉर्प्शन का काम करेगी। काम क्या करेगी, नेफ्रॉन में से यूजफुल चीजों को निकालेगी और निकाल करके किस में डालेगी, इस ब्लड के अंदर, इस कैपिलरीज के नेटवर्क के अंदर जाएगी। तो ये जो स्ट्रेट वेसल्स रीएब्जॉर्प्शन के लिए नेटवर्क बनाती है, इन स्ट्रेट वेसल्स को नाम दिया जाता है वासा रेक्टा। वासा मीन्स वेसल्स और रेक्टा वर्ड का मीनिंग होता है स्ट्रेट। स्ट्रेट वेसल्स का जो नेटवर्क बनता है वो वासा रेक्टा कहलाता है। अगर मैं आपसे बात कहूं कि सुपरफिशियल या कोर्टिकल नेफ्रॉन जो है, उन सुपरफिशियल नेफ्रॉन से रीएब्जॉर्प्शन के लिए किस प्रकार की वेसल्स पाई जाती है, तो आंसर देंगे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। जबकि अगर मैं आपसे कहूं कि जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन से रीएब्जॉर्प्शन कौन करता है, तो आंसर देंगे जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन से रीएब्जॉर्प्शन का काम करता है वासा रेक्टा।
क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि इनका फंक्शन क्या होगा, वैसे तो दोनों ही टाइप के नेफ्रॉन का फंक्शन होता है यूरिन का फॉर्मेशन करना, यानी ये यूरिन के फॉर्मेशन के काम में आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, एक नेफ्रॉन ऐसा है जिसका लूप ऑफ हेनले छोटा है तो उसकी टोटल लेंथ कम है, जबकि एक नेफ्रॉन ऐसा है जिसका लूप ऑफ हेनले लंबा है तो उसकी टोटल लेंथ ज़्यादा होगी। अब वैसे तो दोनों का ही काम क्या है, यूरिन का फॉर्मेशन करना है, दोनों ही का काम क्या है, यूरिन बनाना है अल्टीमेटली। लेकिन अगर इन दोनों में भी बात करें तो जिस नेफ्रॉन की लेंथ ज़्यादा होगी, जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी वो रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा करेगा, जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। और अगर यहाँ से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो यूरिन कैसा होगा, कंसंट्रेटेड। तो मैं आपसे पूछूं कि ये कंसंट्रेशन या यूरिन को कंसंट्रेशन का या कंसंट्रेटेड बनाने का या सांद्रण का काम किस नेफ्रॉन के द्वारा किया जाता है, तो आंसर देंगे जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन के द्वारा। आई थिंक यहां तक समझ में आ गई होगी बात। ये अपन ने पढ़ा है अभी तक नेफ्रॉन्स के बारे में। हमने बात की थी कि सबसे पहले कि नेफ्रॉन बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, जिसमें हमने बात की 2 टाइप्स के नेफ्रॉन होते हैं। उसके बाद में अपन ने बात की कि बेसिकली 2 टाइप्स के नेफ्रॉन कौन कौन से होते हैं, तो हमने आंसर दिया कि एक नेफ्रॉन होते हैं जो कि कोर्टिकल या सुपरफिशियल कहलाते हैं, जबकि दूसरे नेफ्रॉन होते हैं जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन कहलाते हैं। फिर हमने बात की कि इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है, कि कोर्टिकल नेफ्रॉन या सुपरफिशियल नेफ्रॉन के अंदर रीनल कॉर्पस्कल आउटर कॉर्टेक्स में होता है, जबकि जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन में रीनल कॉर्पस्कल इनर कॉर्टेक्स में या जस्ट इन फ्रंट ऑफ मेडुला होता है। टोटल जितने नेफ्रॉन होते हैं उसमें से 80% नेफ्रॉन कोर्टिकल या सुपरफिशियल होते हैं और टोटल नेफ्रॉन में से 20% नेफ्रॉन जक्स्ट्रा मेडुलरी होते हैं। तीसरा डिफरेंस अपन ने बात की कि कोर्टिकल या सुपरफिशियल नेफ्रॉन के अंदर लूप ऑफ हेनले शॉर्ट होता है, जबकि जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होता है। चौथा डिफरेंस अपन ने बात की, कोर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर लूप ऑफ हेनले सिर्फ आउटर मेडुला को ही पेनिट्रेट करता है, जबकि जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले इनर मेडुला या अप टू द टिप ऑफ पेपिला तक पेनिट्रेट करता है। पांचवें डिफरेंस की अपन ने बात की थी इसके अंदर कि यहां पर जो ये सुपरफिशियल नेफ्रॉन होते हैं उनमें से वापस रीअब्जॉर्ब करने के लिए होने वाली कैपिलरीज है वो पेरिट्यूबुलर, जबकि जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है उसमें से वापस रीअब्जॉर्प्शन के लिए वेसल्स बनती है, वासा रेक्टा कहलाती है। नेक्स्ट डिफरेंस की अपन ने बात की थी कि दोनों ही टाइप के नेफ्रॉन का काम होता है यूरिन फॉर्मेशन करना, लेकिन जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन की लेंथ ज्यादा होती है और ज्यादा लेंथ की वजह से ज्यादा सरफेस एरिया मिलता है रीअब्जॉर्प्शन के लिए। और अगर ज्यादा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा तो यूरिन कंसंट्रेटेड होगा, तो यूरिन के सांद्रण का या कंसंट्रेशन का जो काम किया जाता है वो किस टाइप के नेफ्रॉन के द्वारा, अरे बोलो किस टाइप के नेफ्रॉन के द्वारा, तो आंसर देंगे जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन के द्वारा। बात समझ में आई या नहीं, यस और नो, यहां तक क्लियर है क्या? ये अपन ने नेफ्रॉन के बारे में पढ़ लिया। किडनी के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, किडनी की ग्रॉस एनाटॉमी, कैसे किडनी में ब्लड सप्लाई होती है, क्या किडनी की स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं अभी यहां पर यूरेटर। फर्स्ट ऑर्गन अपन ने बात की थी कि हम इस सिस्टम में 1 बाय 1 ऑर्गन्स को पढ़ेंगे, और पहला ऑर्गन अपन ने पढ़ लिया है किडनी के बारे में, फिर हमने नेफ्रॉन्स के बारे में बात कर ली है। अब हम सेकंड ऑर्गन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो ऑर्गन कौन सा है, यूरेटर। अब हम यूरेटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अपन ने बात की थी कि 2 किडनी होती है, दोनों किडनियों के द्वारा बनाए जाने वाले यूरिन को लेकर के जाने के लिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। और हमने बात की थी कि वो जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है उन्हीं स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया था, यूरेटर नाम दिया था। कुछ याद आ रहा है? अरे बोलो, आ रहा है क्या याद?
क्लियर है। अगर हम बात करें तो इसको हमने नाम दिया था किडनी, जिसमें आपने पढ़ा था कि इसका काम होता है यूरिन फॉर्मेशन करना। इसको हमने नाम दिया था यूरेटर, जिसमें अपन ने बात की थी कि किडनी के द्वारा बनाए जाने वाले यूरिन को लेकर के आने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो हमने आंसर दिया था कि यूरेटर, जो कि किडनी के द्वारा बनाए जाने वाले यूरिन को किडनी से लेकर के कहाँ तक लेके जाती है, यूरिनरी ब्लेडर तक। यानी किडनी या गुर्दे में बनने वाले यूरिन को यूरिनरी ब्लेडर तक ले जाने के लिए जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का ही नाम क्या है, यूरेटर। अब हम अपन इस यूरेटर के बारे में ही पढ़ रहे हैं। टॉपिक अपना या कौन सा ऑर्गन पढ़ रहे हैं हम, यूरेटर। अगर हम बात करें यूरेटर की, सबसे पहले यूरेटर क्या है, तो एक क्वेश्चन आया हुआ है IGIMS पटना में। IGIMS पटना में एग्जाम हुआ था, उसके अंदर 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि रीनल पेल्विस, यहां पर क्या होगा, रीनल पेल्विस या किडनी, रीनल पेल्विस से यूरिन को कैरी करके कहां तक लेके जाता है, यूरिनरी ब्लेडर तक। वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, तो आंसर जाएगा वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कहलाती है यूरेटर। तो पहला पॉइंट, यूरेटर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है विच कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लेडर। किडनी से यूरिनरी ब्लेडर तक यूरिन लेकर के जाने के लिए जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसी स्ट्रक्चर को हम यूरेटर कहते हैं। हिंदी में इसी को कहा जाता है मूत्रवाहिनी, इसी को कहा जाता है मूत्रवाहिनी। अगर हम बात करें कि इस यूरेटर का डेवलपमेंट किसके द्वारा होता है, तो हम आंसर देंगे इसका डेवलपमेंट एंडोडर्म के द्वारा होता है। हमने बात की थी कि रटना कुछ भी नहीं है, रीनल सिस्टम के अंदर मात्र एक किडनी ही ऐसा ऑर्गन है जिसका डेवलपमेंट किसके द्वारा होगा, मीजोडर्म के द्वारा होगा। किडनी के अलावा जितने भी रीनल सिस्टम के ऑर्गन हो, चाहे वो यूरेटर हो, चाहे वो यूरिनरी ब्लेडर हो, चाहे वो यूरेथ्रा हो, या फिर यूरेथ्रा के ऊपर पाई जाने वाली मेल में ग्लैंड है प्रोस्टेट, ये प्रोस्टेट, इन सब का डेवलपमेंट यहां से लेकर यहां तक सबका डेवलपमेंट किसके द्वारा होगा, एंडोडर्म के द्वारा। तो पहला पॉइंट, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो किडनी से ब्लेडर तक यूरिन ले जाने का काम करती है, यूरेटर कहलाती है। दूसरा, इसका डेवलपमेंट एंडोडर्म के द्वारा होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें यूरेटर के बारे में, नेक्स्ट अगर हम यूरेटर के बारे में बात करें तो आप बताएं एक पर्सन के अंदर यूरेटर कितनी होती है, तो अपन कहेंगे 1 पेयर। एक पर्सन के अंदर एक जोड़ी यूरेटर होती है, एक राइट और एक लेफ्ट, यानी कि नंबर में कितनी, 2 यूरेटर होती है। अगर हम बात करें यूरेटर जो है वो कैसा ऑर्गन है, तो हम आंसर देंगे रिट्रोपेरिटोनियल। अपन ने कल ही बात की है, यूरेटर क्या है, रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। सेड पुकेर अपन ने पढ़ा था, उसके अंदर जो यू आ रहा था, यू से क्या था, यूरेटर, यूरेटर भी क्या है, रिट्रोपेरिटोनियल। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कंप्लीटली यूरेटर रिट्रोपेरिटोनियल है, तो आंसर जाएगा नहीं। जो किडनी के पास वाला यूरेटर का जो अपर पार्ट है वो रिट्रोपेरिटोनियल होता है। उसके बाद में अगर अपन बात करें यूरेटर की लेंथ कितनी होती है, तो यूरेटर की लंबाई होती है 25 से 30 सेंटीमीटर। यूरेटर की लेंथ कितनी होती है, तो आंसर जाएगा 25 टू 30 सेंटीमीटर। अगर मैं आपसे पूछूं क्या दोनों यूरेटर की लेंथ एक जैसी होती है, तो आंसर जाएगा नहीं, दोनों यूरेटर की लेंथ एक जैसी नहीं होती है। तो आंसर जाएगा फिर कैसी होती है, क्या डिफरेंस होता है, तो हमें पता है। अगर हम राइट और लेफ्ट किडनी की बात करें तो राइट किडनी स्लाइटली क्या होती है, नीचे होती है, और राइट किडनी नीचे होगी तो राइट किडनी और ब्लेडर के बीच में डिस्टेंस कम होगी एज कंपेयर टू लेफ्ट किडनी। लेफ्ट किडनी के तुलना में राइट किडनी नीचे होने की वजह से वो ब्लेडर के थोड़ा ज़्यादा करीब होती है। इसलिए अगर अपन बात करें तो राइट यूरेटर की जो लेंथ होती है वो हमेशा कम होती है, किससे, लेफ्ट यूरेटर से। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये राइट यूरेटर की लेंथ लेफ्ट यूरेटर से कितना कम होती है, तो आंसर जाएगा 1 से 2 सेंटीमीटर, बिकॉज किडनी बिलो कितना होती है, 1 से 2 सेंटीमीटर राइट किडनी नीचे होती है। इस वजह से राइट यूरेटर लेफ्ट यूरेटर से 1 से 2 सेंटीमीटर छोटी होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यूरेटर का डायमीटर कितना होता है, यानी कि ये अंदर की जो ल्यूमन होती है यूरेटर, इसका डायमीटर कितना होता है, तो यूरेटर का डायमीटर जो होता है वो होता है 3 से 10 mm।
3 से 10 mm को अगर अपन बात करें तो 0.321 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने mm होते हैं? 10 mm। तो इसका डायमीटर 3 से 10 mm होता है, तो इसको अपन सेंटीमीटर में करें तो 0.321 सेंटीमीटर। इसीलिए आप देखेंगे कि किडनी के अंदर 1 सेंटीमीटर से छोटा स्टोन हो तो सर्जरी प्रीफर नहीं करते हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर से छोटा स्टोन निकलने की संभावनाएं ज़्यादा है। लेकिन अगर 1 सेंटीमीटर से बड़ा स्टोन होता है तो डॉक्टर कहता है सर्जरी करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 सेंटीमीटर से बड़ा स्टोन निकलेगा नहीं, क्योंकि इतना तो यूरेटर की ल्यूमन ही नहीं है। यूरेटर का तो डायमीटर कितना है? 1 सेंटीमीटर या 10 mm। तो अभी तक अपन ने पॉइंट डिस्कस किए। पहला, यूरेटर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन ले जाने का काम करती है। दूसरा, यूरेटर का डेवलपमेंट एंडोडर्म के द्वारा होता है। एक पर्सन के अंदर एक जोड़ी यानी कि 2 यूरेटर होती है। यूरेटर एक रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। यूरेटर की लेंथ 25 से 30 सेंटीमीटर होती है और इसके अंदर भी राइट यूरेटर की लेंथ लेफ्ट की तुलना में 1 से 2 सेंटीमीटर कम होती है। यूरेटर का डायमीटर 3 से 10 mm या अपन बात करें 0.321 सेंटीमीटर होता है। अगर हम बात करें कि यूरेटर कहां पर ओपन होती है तो हम आंसर देंगे कि यूरेटर जो होती है वो यूरिनरी ब्लैडर की पोस्टीरियर सरफेस पे ओपन होती है। यहां पर अगर अपन बात करें कि यूरेटर जाकर के ब्लैडर की कौन सी सरफेस में ओपन होती है तो हम आंसर देंगे यूरेटर जाकर के यूरिनरी ब्लैडर की पोस्टीरियर सरफेस। यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये जो ओपनिंग आपको यहां दिखाई दे रही है, यहां पर ये जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग किसकी है? ये यूरेटर की है। ये इस ब्लैडर की आंखें नहीं है, इस यहां पर ओपनिंग है। यहां पे आप ये जो यूरेटर देख रहे हैं, ये यूरेटर आकर के इस ब्लैडर के पीछे की जो सरफेस है, उस पीछे की सरफेस में आकर के ये यूरेटर दोनों यहां पर क्या हो रही है? ओपन हो रही है। और ये यूरेटर जो यूरिन लेके आ रही है वो किस में डाल देती है? यूरिनरी ब्लैडर में। यानी कि यहां से क्या आएगा? यूरिन आएगा। और ये यूरिन कौन लेके आ रहा है? ये यूरेटर लेके आ रही है। और ये यूरेटर यूरिन को इस पोस्टीरियर सरफेस के थ्रू ओपन होकर के किस में डाल देगी? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर डाल देगी। तो ये यूरिन लेकर के आती है यूरेटर, और ब्लैडर की कौन सी सरफेस से? बैक साइड की सरफेस से, यानी कि जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर सरफेस। और ब्लैडर की पोस्टीरियर सरफेस क्या कहलाती है? बेस। यूरिनरी ब्लैडर की पोस्टीरियर सरफेस को क्या कहते हैं? बेस। तो अगर मैं आपसे पूछूं जाके कि ब्लैडर की कौन सी सरफेस में आके यूरेटर ओपन होती है तो आंसर देंगे पोस्टीरियर सरफेस में। और ब्लैडर की पोस्टीरियर सरफेस को ही हम क्या कहते हैं? तो आंसर देंगे कि ब्लैडर की पोस्टीरियर सरफेस को कहा जाता है बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का बेस जो है वो उसकी पोस्टीरियर सरफेस है, वहीं जाकर के यूरेटर क्या होती है? ओपन होती है। यहां तक क्लियर है क्या? अगर हम बात करें उसके बाद में यूरेटर की ब्लड सप्लाई, यूरेटर को ब्लड सप्लाई कहां से मिलती है? अगर हम बात करें यूरेटर की ब्लड सप्लाई की, अगर हम यूरेटर के ब्लड सप्लाई की बात करें कि यूरेटर को ब्लड सप्लाई कहां से मिलती है, तो यहां अपन ने बात की रीनल सर्कुलेशन में कि ये एब्डोमिनल एओर्टा होता है। एब्डोमिनल एओर्टा से दोनों तरफ की किडनियों के लिए आर्टरी निकलती है जो रीनल आर्टरी कहलाती है। अगर हम बात करें इस आर्टरी को, तो इसको हम कहते हैं रीनल आर्टरी। इस रीनल आर्टरी से ही एक ब्रांच बनती है, और रीनल आर्टरी से ये जो निकलने वाली ब्रांच होती है ये जाकर के इस यूरेटर के अपर पार्ट को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है। यानी कि जो रीनल आर्टरी में ब्लड आएगा वो किडनी के अंदर भी जाएगा, और इस ब्रांच से क्या होगा? ये यूरेटर के अपर पार्ट को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करेगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यूरेटर का जो अपर पार्ट है, ये मान लीजिए है अपर पार्ट, यूरेटर का जो अपर पार्ट है इसको कौन ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करता है? तो हम आंसर देंगे रीनल आर्टरी की ब्रांच, ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। यूरेटर का अपर पार्ट सप्लाइड बाय ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी की ही ब्रांच के द्वारा यूरेटर के अपर पार्ट को ब्लड सप्लाई दी जाती है। उसके बाद में ये तो हो गया इसका यूरेटर का अपर पार्ट। सेकंड आता है यूरेटर का मिडल पार्ट। अगर हम बात करें इस मिडल पार्ट की और लोअर पार्ट की, ये मान लीजिए है मिडल पार्ट।
इस मिडल पार्ट को ब्लड सप्लाई कौन देता है, तो हम आंसर देंगे कि इस मिडल पार्ट को सप्लाई करती है गोनेडियल आर्टरी की ब्रांच ऑफ गोनेडियल आर्टरी। बात आता है कि गोनेडियल आर्टरी क्या है। गोनेडियल आर्टरी वो होती है जो गोनेड्स को ब्लड सप्लाई देती है। अब मेल गोनेड्स है टेस्टिस, तो टेस्टिस को ब्लड सप्लाई देने वाली आर्टरी कहलाती है टेस्टिकुलर आर्टरी। और फीमेल गोनेड्स है ओवेरी, ओवरी को ब्लड सप्लाई देने वाली ब्रांच कहलाती है ओवेरियन आर्टरी। तो अगर कोई मेल पर्सन है तो मेल पर्सन के अंदर तो ब्लड सप्लाई मिडल पार्ट को यूरेटर को देगी कौन सी, टेस्टिकुलर आर्टरी की ब्रांच। और अगर कोई फीमेल है तो फीमेल के अंदर यूरेटर की जो मिडल पार्ट है उसको ब्लड सप्लाई देगी ओवेरियन आर्टरी की ब्रांच। तो हम यहां पर अलग अलग नहीं लिख रहे हैं कि फीमेल में ओवेरियन आर्टरी की ब्रांच देगी और मेल में टेस्टिकुलर आर्टरी की, हम सिर्फ नाम लिख रहे हैं कि जो गोनेडियल आर्टरी होती है वो जाकर के यूरेटर के उसी की एक ब्रांच जो होती है यूरेटर के मिडल पार्ट को ब्लड सप्लाई देती है। अब अगर हम बात करें लोअर पार्ट की, कि यूरेटर के जो लोअर पार्ट है इसको कौन ब्लड देता है, ये यूरेटर का लोअर पार्ट है। लोअर पार्ट क्या होता है कि यूरिनरी ब्लेडर जो है, इस ब्लेडर के लिए एक ब्लड लेकर के आती है और ब्लड लेकर के आने वाली वेसल्स कहलाती है, ब्लेडर के लिए आती है वो कहलाती है वेसाइकल आर्टरी। क्या कहलाती है, वेसाइकल आर्टरी। वह आर्टरी जो यूरिनरी ब्लेडर को ब्लड देती है वो वेसाइकल आर्टरी कहलाती है। वेसाइकल आर्टरी आगे जाकर के दो ब्रांच में डिवाइड होती है, एक तो ब्लेडर के लोअर पार्ट को ब्लड देती है और वेसाइकल आर्टरी की वह ब्रांच जो ब्लेडर के लोअर पार्ट को ब्लड देती है वो तो कहलाती है इन्फीरियर वेसाइकल। इन्फीरियर, लोअर मींस इन्फीरियर। और ब्लेडर के अपर पार्ट को जो ब्लड देती है उस ब्रांच को हम कहते हैं सुपीरियर वेसाइकल। अपर पार्ट को कौन देगी, सुपीरियर वेसाइकल। ये जो सुपीरियर वेसाइकल होती है, इस सुपीरियर वेसाइकल की ही एक ब्रांच होती है वो जाकर के इस यूरेटर के लोअर पार्ट को ब्लड सप्लाई देती है। ब्लेडर के लिए दोनों तरफ से क्या आती है, वेसाइकल आर्टरी। वेसाइकल आर्टरी ब्लेडर के लोअर पार्ट को देती है तो कहलाती है इन्फीरियर वेसाइकल, और अपर पार्ट को देती है वो कहलाती है सुपीरियर वेसाइकल। उस सुपीरियर वेसाइकल आर्टरी की ही एक ब्रांच जाकर के यूरेटर के लोअर पार्ट को ब्लड सप्लाई देती है। तो हम कह सकते हैं लोअर पार्ट सप्लाइड बाय सुपीरियर वेसाइकल, सुपीरियर वेसाइकल आर्टरी। तो तीन ब्लड सप्लाई है यहां पर यूरेटर की। यूरेटर के अपर पार्ट को जो सप्लाई देती है वो होती है रीनल आर्टरी की एक ब्रांच। रीनल आर्टरी की ब्रांच यूरेटर के अपर पार्ट को सप्लाई करती है। यूरेटर का मिडल पार्ट जो होता है उसको गोनेडियल आर्टरी की एक ब्रांच ब्लड सप्लाई देती है, और यूरेटर के लोअर पार्ट को सुपीरियर वेसाइकल आर्टरी की ही एक ब्रांच जाकर के ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है। क्लियर है यहां तक यूरेटर की ब्लड सप्लाई। उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट बात करें यूरेटर की लेयर, कि यूरेटर की बेसिकली लेयर कितनी होती है। अगर हम यूरेटर की लेयर्स की बात करें तो यूरेटर की बेसिकली तीन लेयर होती है। एक होती है आउटर लेयर, अगर हम बात करें इस आउटर लेयर की तो अपन ने बात की कि किडनी के बाहर की ओर एक फाइब्रस टिश्यू का बना हुआ कैप्सूल होता है जिसको अपन ने नाम दिया था रीनल कैप्सूल। ये रीनल कैप्सूल ही कंटिन्यूअसली होता है यूरेटर के बाहर की ओर, और ये रीनल कैप्सूल जो है फाइब्रस टिश्यू का बना होता है। ये फाइब्रस टिश्यू की बनी हुई जो लेयर है यही क्या करती है, यूरेटर की आउटर लेयर बनाती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यूरेटर की जो आउटर लेयर होती है वो किससे बनी होती है तो हम कहेंगे ये फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है। दूसरा क्या होता है, इसी लेयर के अंदर यहां पर छोटे छोटे नर्व एंडिंग पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं नॉच रिसेप्टर। आउटर लेयर या फाइब्रस लेयर में ही यहां पर नर्व एंडिंग पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, नॉच रिसेप्टर। अब किसी भी प्रकार से अगर यूरेटर के अंदर यूरिन कलेक्ट हो जाए, यहां से यूरिन ड्रेन आउट होना बंद हो जाए
और इसके अंदर अगर यूरिन कलेक्ट हो जाए और जैसे जैसे यूरिन कलेक्ट होता जाएगा वैसे वैसे यूरेटर के अंदर प्रेशर बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे यूरेटर में प्रेशर बढ़ेगा यूरेटर स्ट्रेच होगी, जैसे जैसे स्ट्रेच होगी ये नॉच रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे और पेन के सेंसेशन कहाँ लेके जाएंगे, ब्रेन को लेकर जाएंगे। तो ये पेन के सेंसेशन ब्रेन को लेकर जाते हैं यूरेटर वाले पेन का, उसको हम कहते हैं यूरोकोलिक या यूरेट्रल कोलिक। उस कोलिक वाले उस पेन वाले जो सेंसेशन लेके जाने के लिए रेस्पॉन्सिबल रिसेप्टर होते हैं वो नॉच रिसेप्टर कहलाते हैं और ये यूरेटर की आउटर लेयर में पाए जाते हैं, जो कि किस प्रकार के टिश्यू की बनी है, तो आंसर देंगे फाइब्रस टिश्यू की बनी हुई लेयर होती है। यहां तक क्लियर है क्या? उसके बाद में अगर हम बात करें इस यूरेटर की मिडल लेयर की, तो यूरेटर की जो मिडल लेयर होती है ये बेसिकली होती है मस्क्यूलर लेयर, यानी कि ये एक मस्कुलर लेयर है, मसल्स की बनी होती है। यूरेटर की जो मिडल लेयर होती है इसी को हम कहते हैं मस्कुलर लेयर, और यूरेटर की मस्कुलर लेयर या मिडल लेयर, मिडल लेयर ये मस्कुलर लेयर होती है और ये बनी होती है स्मूथ मसल की। यूरेटर की सेकंड लेयर होती है जिसको हम कह रहे हैं मिडल लेयर। मिडल लेयर ही मस्कुलर लेयर होती है जो कि स्मूथ मसल की बनी होती है। अरे आप बताएं, क्या स्मूथ मसल अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल है? क्या हम चाह करके भी इस मसल्स के अंदर अपन कंट्रोल कर सकते हैं? क्या इसमें हम चाह करके कॉन्ट्रैक्शन ला सकते हैं? क्या हम इसको चाह करके भी रिलैक्स कर सकते हैं? क्या हम चाह करके भी यूरेटर के अंदर यूरिन को होल्ड कर सकते हैं? आंसर जाएगा नहीं। स्मूथ मसल की बनी हुई मिडल लेयर यूरेटर की ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल की जाती है, जिसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई काम में करती है। ये अंडर इनवॉलेंट्री कंट्रोल होती है, ये अनैच्छिक नियंत्रण में आती है, हमारा इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है, यानी कि ये इनवॉलेंट्री है, इसको यानी अपना जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो कंट्रोल करता है। और मिडल लेयर जो होती है वो स्मूथ मसल की बनी होती है, और जब यूरिन को लेकर के आती है ब्लैडर के लिए तो इस यूरेटर के अंदर बेसिकली इस मिडल लेयर में ही पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, पेरिस्टाल्टिक कर्मांकुंचन गति होती है। अगर हम बात करें कि कौन सी लेयर होती है जो यूरिन के आगे या फॉरवर्ड फ्लो के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, तो आंसर देंगे मिडल लेयर, जो कि स्मूथ मसल की बनी होती है, वही उस कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई के द्वारा कंट्रोल की जाती है। क्लियर है? उसके बाद में अगर अपन बात करें यूरेटर की सबसे अंदर की लेयर, यूरेटर की सबसे अंदर की लेयर होती है, उसी को हम नाम देते हैं म्यूकोसा, उसी को हम नाम देते हैं म्यूकोसा। यूरेटर की अंदर की सबसे अंदर वाली लेयर है, इसी को हम क्या नाम देते हैं? अरे बोलो, इसको हम क्या नाम देते हैं? बाइसा नहीं, म्यूकोसा। यूरेटर की सबसे इनर लेयर, इनर लेयर को ही हम क्या कहते हैं? म्यूकोसा कहते हैं। इनर लेयर म्यूकोसा कहलाती है। और ये जो म्यूकोसा होती है ये किसकी बनी होती है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम की। अपन ने डिस्कस भी किया था एक लेक्चर के अंदर कि यूरेटर की इनर लेयर जो कि एक स्पेशल टाइप के टिश्यू की बनी होती है, जिसको हम ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहते हैं, और इसकी इनर लेयर ही क्या कहलाती है? म्यूकोसा कहलाती है। इज दैट क्लियर? यूरेटर की 3 लेयर होती है। आउटर लेयर जो कि फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है, जिसमें नर्व एंडिंग पाए जाते हैं जो कि नोच रिसेप्टर कहलाते हैं। मिडल लेयर जो कि स्मूथ मसल की बनी होती है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है। यूरिन के फॉरवर्ड फ्लो के लिए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इसी में पाए जाते हैं। सबसे इनर लेयर म्यूकोसा कहलाती है, जो कि एक टाइप के टिश्यू की बनी होती है, जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। यहां तक क्लियर है क्या? उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हम बात करें हैं इसका फंक्शन कि यूरेटर क्या काम करती है, तो हम बात करते हैं कि इसका फंक्शन होता है यूरिन को कैरी करना, यूरिन को कैरी करना। अगर हम बात करें कि ये यूरिन को कहां से कहां तक कैरी करती है, तो हम आंसर देंगे कि ये यूरिन को किडनी से ले जा करके कहां पर डाल देती है? यूरिनरी ब्लैडर तक। हम कह सकते हैं यूरेटर का काम क्या होता है, तो हम आंसर देंगे कि यूरेटर का काम किडनी के द्वारा बनाए जाने वाले यूरिन को कहां पर लेके जाना, तो हम आंसर देंगे कि किडनी के द्वारा बनाए जाने वाले यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक ले जाने का काम जिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा किया जाता है, वही स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? यूरेटर कहलाती है। अगर हम बात करें कि इस यूरेटर के अंदर प्रति मिनट कितने पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, तो हम आंसर देंगे कि 1 मिनट के अंदर 5 से 6 मूवमेंट होते हैं। इस यूरेटर के अंदर प्रति मिनट 5 से 6 कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब यूरिन ज्यादा बनता है, पॉलीयूरिया होता है,
उस दौरान पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की स्पीड बढ़ जाती है और 6 से ज़्यादा भी हो सकती है। और जिस दौरान ओलिगोयूरिया हो रहा है या यूरिन का प्रोडक्शन कम हो रहा है, यूरिन कम बन रहा है, उस दौरान पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की गति कम हो जाती है। आप मुझे बताएं, इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की स्पीड बढ़ाना है या इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की स्पीड को कम करना है? यह काम किसके द्वारा किया जाता है? तो माइंड में आएगा कहीं ना कहीं ये काम पेसमेकर के द्वारा किया जाएगा। अब बात आती है ये पेसमेकर होता कहाँ है? तो एक लेक्चर को याद करिएगा जहां पे अपन ने डिस्कस किया था कि ये होते हैं पिरामिड्स, और इसके आगे अपन ने बात की माइनर कैलिक्स होते हैं। माइनर कैलिक्स के बारे में अपन ने बात की थी, और उसी में अपन ने बात की थी कि इस माइनर कैलिक्स के अंदर क्या पाया जाता है? पेसमेकर पाया जाता है, जो कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की पेस सेटअप करने का काम करता है। यहां तक क्लियर है क्या? यूरेटर का काम है यूरिन को कैरी करना, रीनल पेल्विस या किडनी से कहां लेके जाना? यूरिनरी ब्लैडर में। 1 मिनट में कितने मूवमेंट? 5 से 6 पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। उनकी पेस सेटअप करने का काम कौन करता है? पेसमेकर। कहां पाया जाता है? माइनर कैलिक्स में। उसके बाद में हम बात करते हैं फंक्शन के बाद में जंक्शन। यूरेटर के जंक्शन कितने होते हैं? जंक्शन का मतलब होता है मीटिंग पॉइंट। जंक्शन का मतलब क्या होता है? मीटिंग पॉइंट। आप मुझे बताएं कितने स्ट्रक्चर के साथ ये यूरेटर मीटिंग करता है? तो हम कह सकते हैं यूरेटर एक तरफ तो मिलता है किसके साथ? तो हम आंसर देंगे कि यूरेटर एक तरफ तो मिलता है किडनी के साथ। एक तरफ तो यूरेटर किसके साथ मिलता है? तो आंसर देंगे कि एक तरफ तो यूरेटर मिलता है किडनी के साथ। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये दूसरी तरफ किसके साथ मिलता है, तो आप आंसर देंगे कि ये दूसरी तरफ मिलता है यूरिनरी ब्लैडर के साथ। दूसरी तरफ ये किसके साथ मीटिंग करता है? तो हम ये आंसर देंगे कि ये यूरेटर दूसरी तरफ किसके साथ मिलेगा? यूरिनरी ब्लैडर के साथ। जंक्शन का मतलब है मीटिंग पॉइंट। आप मुझे बताएं यूरेटर कितने स्ट्रक्चर के साथ मिल रहा है? हम कहेंगे कि एक तरफ तो ये किडनी के साथ मीटिंग करता है और दूसरी तरफ ये करता है यूरिनरी ब्लैडर के साथ। यहां पर अगर अपन बात करें, ये जो मीटिंग पॉइंट है यहां पर जहां मिलती है, यहां पर है रीनल पेल्विस। एक तरफ तो ये किसके साथ मिलता है? रीनल पेल्विस के साथ मिलता है। और ऐसा मीटिंग पॉइंट या ऐसा जंक्शन जहां पर यूरेटर और रीनल पेल्विस मिलते हैं उसको कहा जाता है यूरेट्रो पेल्विक जंक्शन, या इसी को कहा जाता है यूपी जंक्शन। ऐसा जंक्शन जहां पर यूरेटर और रीनल पेल्विस आपस में मिलते हैं इसको तो कहते हैं यूरेट्रो पेल्विक जंक्शन या यूपी जंक्शन। और ऐसा जंक्शन जहां पर यूरेटर एंड ब्लैडर मिलता है उसको कहा जाता है यूरेट्रो वेसाइकल जंक्शन, या इसी को कहा जाता है यूवी जंक्शन। अगर हम बात करें जंक्शन या मीटिंग पॉइंट, तो यूरेटर 2 स्ट्रक्चर के साथ मिलता है। जहां पर यूरेटर और किडनी दोनों आपस में मिलते हैं उसको कहा जाता है यूरेट्रो पेल्विक या यूपी जंक्शन या अपर जंक्शन। और जहां पर यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर आपस में मिलते हैं उसको यूवी जंक्शन कहा जाता है, उसको यूरेट्रो वेसाइकल जंक्शन कहा जाता है, और उसको लोअर जंक्शन भी कहा जाता है। अगर इन दोनों जंक्शन या मीटिंग पॉइंट को देखें तो जो लोअर जंक्शन होता है इसका डायमीटर अपर जंक्शन की तुलना में क्या होता है? कम। यहां पर अपर जंक्शन के अंदर यहां पर जो डायमीटर होता है वो होता है ज्यादा, और लोअर जंक्शन के आसपास डायमीटर क्या होता है? कम। यानी कि यहां पर क्या होगा? नैरो। और अगर यहां पर डायमीटर कम है, यहां पर ये संकरी है, नैरो है, तो आप बताएं यहां पर स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस क्या होंगे? ज्यादा। लोअर जंक्शन के नैरो होने की वजह से यूरेटर के लोअर पार्ट में स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस ऑलवेज क्या रहते हैं? ज्यादा रहते हैं। अरे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यूरेटर के किस पार्ट में स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, अपर पार्ट, मिडल पार्ट या लोअर पार्ट, तो आंसर हमेशा देना है यूरेटर के लोअर पार्ट में स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब यहां पर आपको थोड़ा सा ये चीज समझना है कि अगर आपसे पूछे कि पूरे रीनल सिस्टम में स्टोन बनने के चांसेस ज्यादा कहां होते हैं, तो आंसर देना है यूरेटर नहीं,
तब आंसर देना है कि सबसे ज्यादा रीनल सिस्टम में किडनी में स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस होते हैं। लेकिन सिर्फ आपसे पूछे कि यूरेटर के अंदर सबसे ज्यादा स्टोन बनने के चांस कहां हैं, तब हम आंसर देंगे कि यूरेटर के लोअर पार्ट में स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, बिकॉज वहां पर यूरेट्रोवेसाइकल जंक्शन जो होता है वो नैरो होता है, वहां पर स्टोन के इंपैक्ट होने या चिपक जाने के या वहां पे फंस जाने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। यहां पर क्लियर है क्या? अपन ने बात की है यूरेटर के बारे में। अगर हम बात करें यूरेटर के बारे में, यूरेटर अपन ने स्टार्ट किया था और यूरेटर के अंदर अपन ने सबसे पहले बात की कि यूरेटर जो है बेसिकली एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसका काम अपन ने बात की थी जो कि किडनी से बनने वाले यूरिन को कहाँ लेकर के जाती है, तो हम आंसर देंगे कि यूरेटर किडनी के द्वारा बनाए जाने वाले यूरिन को कहाँ लेके जाता है, तो हम आंसर देंगे यूरिनरी ब्लेडर तक लेके जाता है। उसके बाद में अपन ने बात की थी यूरेटर का जो डेवलपमेंट होता है वो एंडोडर्म के द्वारा होता है। देन हमने बात की कि जो यूरेटर है, एक पर्सन के अंदर 2 यूरेटर या एक जोड़ी यूरेटर होते हैं। ये रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होता है, इसका जो अपर पार्ट होता है वो क्या होता है, रिट्रोपेरिटोनियल होता है। लेंथ इसकी 25 से 30 सेंटीमीटर होती है, उसमें भी राइट यूरेटर लेफ्ट की तुलना में 1 से 2 सेंटीमीटर छोटी होती है। इसका डायमीटर 3 से 10 mm या 0.3 to 1 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद में अपन ने बात की कि यूरेटर जो है वो यूरिनरी ब्लेडर की पोस्टीरियर सरफेस या बेस वाले पार्ट में जाकर के ओपन होता है। देन अपन ने यूरेटर की ब्लड सप्लाई की बात की कि इसके अंदर 3 ब्लड सप्लाई होती है। अपर पार्ट को रीनल आर्टरी की ब्रांच ब्लड सप्लाई देती है, मिडल पार्ट को गोनेडियल आर्टरी की ब्रांच देती है ब्लड सप्लाई, मेल के अंदर टेस्टिकुलर और फीमेल में ओवेरियन आर्टरी की ब्रांच, और यूरेटर के लोअर पार्ट को ब्लड सप्लाई देती है सुपीरियर वेसाइकल आर्टरी की ब्रांच। उसके बाद में अपन ने बात की थी कि यूरेटर की 3 लेयर होती है। आउटर लेयर फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है, इसमें नर्व एंडिंग पाए जाते हैं जो कि नोच रिसेप्टर कहलाते हैं और पेन के सेंसेशन ब्रेन को ले जाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। मिडल लेयर जो होती है वो स्मूथ मसल की बनी हुई मस्कुलर लेयर होती है और वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल्ड रहती है, हमारा उसके ऊपर कोई वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं होता है। उसके बाद में इनर लेयर जो होती है उसको म्यूकोजा कहते हैं और वो एक स्पेसिफिक टाइप के टिश्यू की बनी होती है, उस टिश्यू को नाम देते हैं हम ट्रांजिशनल एपिथेलियम। उसकी लेयर के बाद में हमने इसके फंक्शन की बात की है कि इसका फंक्शन है यूरिन को कैरी आउट करना, रीनल पेल्विस से यूरिनरी ब्लेडर तक लेके जाना। अगर हम बात करें तो इसके अंदर इस यूरेटर की जो मस्कुलर लेयर होती है उसके अंदर प्रति मिनट 5 से 6 पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं। अगर यूरिन प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ जाते हैं, और अगर यूरिन प्रोडक्शन कम होता है तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम हो जाते हैं। इसकी पेस सेटअप करने का काम पेस मेकर के द्वारा किया जाता है, जो कि कहाँ पाया जाता है, तो आंसर देंगे माइनर कैलिक्स के अंदर पाया जाता है। उसके बाद में आपने इसके जंक्शन के बारे में बात की कि यूरेटर 2 स्ट्रक्चर के साथ मीटिंग कर रहा है तो 2 जंक्शन होंगे। जहां पर यूरेटर और रीनल पेल्विस मिलते हैं उसको हम यूरेट्रो पेल्विक जंक्शन या यूपी जंक्शन कहते हैं, और जहां पर यूरेटर और ब्लेडर मिलते हैं उसको अपन यूरेट्रो वेसाइकल या यूवी जंक्शन कहते हैं, जो कि नैरो होता है, और इस जंक्शन के पास में स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओवरऑल रीनल सिस्टम की बात करें तो स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस सबसे ज्यादा किडनी में होते हैं, बट हम सिर्फ यूरेटर की बात करें कि यूरेटर के किस पार्ट में स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस ज्यादा है, तब हमें आंसर देना है कि यूरेटर के लोअर पार्ट में स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।